इस वजह जब आपसे मैं मुखातिब हूँ तो भारत ने जो है वो सतलुज में मज़ीद पानी छोड़ दिया है और मज़ीद अभी पंजाब में तो ख़तरा है ही, लाहौर में भी अभी मज़ीद आज की रात जो है वो बहुत ख़तरा मौजूद है सैलाब को लेकर। ऑलरेडी बहुत तबाही आ चुकी है और इससे पहले कि हम मज़ीद प्रोग्राम में आगे जाऊँ, मैं चाहूँगा कि लाहौर की सूरत हाल कम अज़ कम जो है उससे आपको बाखबर किया है। उसामा गौरी हमारे रिपोर्टर हैं दुनिया न्यूज़ के, जो इस वक्त जो दिन रात वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अच्छा उसामा, आज रात भी ख़तरा है लाहौर को सैलाबी रेले का? देखिए कामरान साहब, इस वक्त भी लाहौर में सैलाब का ख़तरा है क्योंकि पंजाब के तीनों दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है और ख़ुसूसी तौर पे सतलुज की बात तो आपने कर ही दी है, लेकिन रावी की बात की जाए तो रावी में इस वक्त मैं दरिया रावी के मकाम पर मौजूद हूँ। शादरा का ये पॉइंट है, यहाँ पे इस वक्त भी तकरीबन 49,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और यही कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये पानी की सतह मज़ीद बुलंद होगी। लेकिन अगर पिछले 2 दिन की बात की जाए तो 2-3 दिन पहले यहाँ पे 2,20,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरा है। उसके बाद बतदरीज पानी में कमी आई है, पानी का फ्लो कम हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जो मुल्हिका आबादियां हैं वहाँ पानी पहले ही दाखिल हो चुका था और अब वहाँ से पानी चूँकि उतरना शुरू हुआ है तो लाहौर के जो रिहायशी हैं जब उन्होंने अपने घरों में जाकर देखा और वापस अपने घरों में गए तो वहाँ तबाही के मनाजिर थे। किसी के घर की दीवारें ख़त्म हो चुकी हैं, फर्श टूट चुके हैं और घर का जो मुकम्मल तौर पर जो सामान है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है और नुकसान का जो बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था वो नुकसान सामने आया है। अगर दरिया रावी की बात की जाए तो जस्सड वाला जो मकाम है इस वक्त वहाँ पे तकरीबन 60,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला वहाँ से गुजर रहा है। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर 49,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला है और इसके साथ साथ जो दीगर मकामात हैं हैद बल्लो की वहाँ पे तशवीशनाक सूरत हाल है क्योंकि वहाँ इस वक्त भी 1,31,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला वहाँ से गुजर रहा है और आने वाले वक्त में वहाँ पे ये तशवीश जाहिर की जा रही है कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है और एक बार फिर तबाही के मनाजिर होंगे। जहाँ पानी पहले ही गुजरा है वहाँ पानी तबाही के लाजवाल निशानात छोड़ के गया है। तो यानी कि आज रात भी हेड ब्लॉकिंग के करीब खतरा है पानी का, सैलाब का। ये बताइए कि बेसिकली यहाँ पर तबाही किस सूरत में हुई है? मतलब इंसानी जानें गई हैं लाहौर के अतराफ में, नकल मकानी जो लोगों को करवाई गई, जो रिलीफ एफर्ट हुई है, तो फिर किन किन इलाकों के लोगों को कहाँ मुंतकिल किया गया है अगर लाहौर की बात की जाए? देखें जो बिल्कुल लाहौर की अगर खुसूसी तौर पर बात की जाए, जो शादरा से मुल्हिका आबादियाँ हैं जिनमें फ़रखाबाद, शफीकाबाद और इसके साथ साथ कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटी जो दरियाए रावी के किनारे आबाद थी, वहाँ जो पानी आया है तो कुछ लोगों की डेफिनेटली जानें भी गई हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से उन लोगों का इनखला किया गया, उनको घरों से निकाला गया और चूँकि मकाम पर वहाँ जो सरकारी स्कूल हैं और दीगर मकामात हैं वहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानिब से कैंप्स लगाए गए हैं। वहाँ पर लोगों को रिहाइश वहाँ पर रखी गई है, उनमें लोगों को 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है, दिए गए हैं, बिस्तर दिए गए हैं और नुकसान जो हुआ है उसका तखमीना लगाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अभी तक पानी मुकम्मल तौर पर नहीं उतरा। जैसे जैसे पानी उतरेगा तो फिर नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा कि गई हैं और इसी हिसाब से घरों में क्या नुकसान हुए हैं उसका तखमीना लगाने के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो रिलीफ अच्छा, ये बताइए कि ये अभी जो रावी के इर्द जो सोसाइटी थी, जो रोडा जिसका नाम है, ऑब्वियसली वहाँ पर अभी रावी अथॉरिटी जो बनी थी, जो इमरान साहब के दौर में बनी थी, वहाँ पर अभी लोग बसना शुरू तो नहीं हुए थे। तो क्या खाली कच्चे का इलाका था, खाली प्लॉट से वहाँ पे जो तबाही हुई है, या वहाँ लोग भी बस रहे थे उस जगह पे, जो रोडा अथॉरिटी है? जो देखिए एक जगह तो रूडा है लेकिन वहाँ पे अभी लोगों ने बसना शुरू नहीं किया था, वहाँ पे अभी काम का आगाज़ हो रहा था, लेकिन जो दीगर सोसाइटीज़ हैं, कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है क्योंकि वहाँ लोग बिल्कुल बस चुके थे, वहाँ पे लोगों के मकानात थे। वहाँ अभी भी इस वक्त भी कई सोसाइटीज़ में तकरीबन 6 से 8 फीट तक पानी मौजूद है। वहाँ पर लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा है। घरों से तो लोग गए लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर बीमारियाँ हैं, पानी के सैलाब के साथ साथ जो कीड़े मकोड़े आते हैं, सांप आते हैं और दीगर जो जानवर आते हैं, उनकी वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। और इसी हवाले से जो तशवीशनाक सूरत हाल है कि अब जब पानी मुकम्मल तौर पर उतरेगा तो उसके बाद ही नुकसान का सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लोगों के घर मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं, कितने लोगों के जुज़वी तौर पर टूटे हैं और इसी हिसाब से बाकी जो नुकसान है उसका तखमीना लगाया जाएगा। फिल वक्त पंजाब की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से आर्जी तौर पर जो रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, वहाँ पर उन्हें 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स की सहूलत मुझे बताइए कि अवामी परसेप्शन क्या है वज़ीर आला पंजाब या उनकी रिलीफ एफर्ट्स के हवाले से? क्या वो लोगों की उस पर एक्सपेक्टेशन पूरी उतरी है पंजाब गवर्नमेंट की रिलीफ या नहीं?
देखिए, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि लोग जो है वो हुकूमत पंजाब से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लगाए बैठे थे, लेकिन जिस तरह का डिज़ास्टर था, जितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, गवर्नमेंट पंजाब अपने तौर पर उसको संभालने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन लोगों में उस तरीके से लोग सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम जिन इलाकों में गए हैं वहाँ पर लोगों ने बताया कि वो अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो दीगर नुकसान हुआ है वो भी अपनी मदद आपके तहत पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और हुकूमत ने बजा तौर पर जो वक्ती तौर पर रिलीफ दिया है, उन्हें शेल्टर फ्राहम किए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बाकी जो सूरत हाल है वो कदरे मुख्तलिफ है, क्योंकि लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जानवर मर गए हैं, जानवर अभी भी जो बचे हुए हैं वो बिल्कुल भूखे खड़े हुए हैं, उनके पास चारा नहीं है जो जानवर खा सकते हैं। लोग अपने लिए तो परेशान हैं ये, बहुत शुक्रिया साहबा गौरी वैसा मौजूद थे पंजाब में लाहौर की जो सूरत हाल उसके बारे में रिपोर्ट कर रहे थे रावी से। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ज्वाइन करेंगे, हमें अभी आए नहीं लेकिन ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर हसन अब्बास, आप माहिरी आबी अमूर हैं, और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है आज इस तमाम इशू को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान में अब सैलाब जो है उसको क्लाइमेट चेंज से जोड़ा जा रहा है, कुछ लोग उसको डैम से जोड़ते हैं। आज वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की स्टेटमेंट आई जिसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया न्यूज़ के अंदर। उनकी स्टेटमेंट क्या थी ये ज़रा सुन लेते, क्योंकि बहुत अरसे तक पाकिस्तान में इस जो सैलाबों को, बिजली को, इन तमाम चीज़ों को जोड़ा जा रहा है डैम के ना होने से। क्या कहा अली मीन गंडापुर साहब ने, पहले वो सुन लेते हैं। दुबैयत के चक्कर में मैं पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाती या सुबाइयत या छोटे लेवल की किसी कंसर्न की वजह से। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। डॉक्टर हसन साहब, आप सबसे पहले तो थोड़ा रोशनी डालिएगा कि एक तो हुकूमतें पे दर पे जो है वो एक डैमों से जोड़ती है सारी सैलाबी सूरत हाल को। ये किस हद तक डैम बनाने से हम कोई बंद बांध सकेंगे या कोई डैम की सिचुएशन चेंज कर सकेंगे, या इसके अलावा और क्या हाल है, और किस तरह आप क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन कर पाएंगे अब आम ऑडियंस के लिए? अब जी शाहिद भाई, आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव 2-4 जुमलों में 3-4 सवाल आपने कर दिए हैं। मैं शुरू करता हूँ ये कालाबाग डैम वाली जो आपने बात की है इससे। देखिए, डैम बनाया जाता है कहने को 3 उसके बड़े मकासद होते हैं। पानी को स्टोर करता है, बिजली पैदा करता है, और शायद फ्लड को रोकता है। ये कम से कम कहने को ये बातें की जाती हैं जी। हम सबसे पहले देखते हैं कि फ्लड को कितना रोकता है डैम। 1992 में आपका मंगला में सैलाब आया, मंगला डैम उसको नहीं रोक सका, गेट खोल दिए गए, तबाही मची पूरे पाकिस्तान में। 1988 में सैलाब आया दरिया सतलुज में, पोंग डैम के गेट खोल दिए गए, इंडिया में भी तबाही मची, उधर से भाखड़ा के गेट खोले गए, इंडिया में भी तबाही मची, और आगे आके सतलुज में ये पाकिस्तान में तबाही मची। अभी आप देख रहे हैं पे दर पे इंडिया को पानी छोड़ना पड़ रहा है अपने बड़े बड़े डैम्स में से, और जब भी वो डैम में से पानी छोड़ते हैं एक रेला आता है जो इंडिया में तबाही मचाता है और उसके बाद में पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। तो ये तो अभी का मानसून इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे साबित कर रहा है कि डैम्स फ्लड को नहीं रोकते। 1994 की रिपोर्ट जो 1992 के फ्लड्स पे वापडा ने खुद लिखी थी, उसमें ये चीज़ इसका बाकायदा एतराफ़ किया गया कि डैम फ्लड को नहीं रोकते। तो इसका मतलब है कि फ्लड कंट्रोल के लिए ये डैम कालाबाग अगर बनता है तो ये कुछ नहीं करेगा। ये चीज़ तो ख़त्म कर दें आप। अच्छा। दूसरी चीज़ आ जाए आप बिजली के प्रोडक्शन के ऊपर, कितनी बिजली प्रोड्यूस करेगा और कितने अरसे के बाद करेगा। आप 10 से 20 साल लगाएंगे ये डैम बनाते बनाते, फिर ये बिजली बनेगी, फिर ये लोगों के पास आएगी, कितने पैसे में बनेगी, कितने में बनेगी। उसकी मिसाल आप अपने जो रिसेंट हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट है नीलम झेलम का, उससे आप ले लें। कहने को ये स्टार्ट हुआ था $1 बिलियन का, बनते बनते $7 बिलियन लग गए और बंद पड़ा हुआ है। और इसकी जो बनाने की कॉस्ट है उसमें 1 वाट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट तकरीबन 1000 रुपया है। मतलब कि 100 वाट का बल्ब जलाने के लिए 20 लाख का खर्चा। अब 20 लाख का अगर आप सोलर पैनल लगाएं तो उसमें क्या कुछ नहीं चलता। तो अभी जो आपकी सोलर और बैटरी की टेक्नोलॉजी आ गई है और चाइना में जिस तरह सैलाब आता सालों में है और वो पहले डैम अपने भरते हैं, उसके बाद उसको आगे जाने देते हैं, तो डैम का इतना फ़ायदा तो होता है ना कि आपके पास चले बिजली की ज़रूरियात पूरे साल की निकल जाती है, पानी ज़ाया नहीं होता। तो क्या आप समझ रहे हैं डैम की कोई ज़रूरत ही नहीं पाकिस्तान को?
नहीं नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। देखिए, सैलाब को तो ये बिल्कुल नहीं रोकते हमारे ठीक है, ये तो लेकिन हमने देख लिया। एनर्जी का जो क्राइसिस है, आप भाखड़ा से बड़ा डैम तो नहीं बनाने जा रहे हैं ठीक है जी। तो एनर्जी में मैं अभी एनर्जी की बात कर रहा हूँ ना, कि आपकी जो सोलर की बिजली है विद बैटरीज, वो इस वक्त डैम की बिजली से 100 गुना सस्ती बन रही है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं। नीलम जलम की आप देख लें कि उसमें 1 वाट की कॉस्ट की मैंने जो है वो बात की है। तो है। अगर कालाबाग बनेगा तो उसका भी 1 वाट जो है, चलें 20,000 का नहीं बनेगा तो 10,000 का बन जाएगा, बहुत अच्छी अगर आपने मैनेजमेंट इसकी कर ली। उसके मुकाबले में सोलर की क्या कॉस्ट है, और फिर सोलर बहुत जल्दी लग जाता है। तो अब सोलर की टेक्नोलॉजी आने के बाद, और पाकिस्तान जो कि दुनिया के बेस्ट सोलर जोन्स में आता है, तो डैम की इतनी महंगी बिजली के ऊपर इन्वेस्ट करना, जो आपको कम से कम भी अगर बनाना शुरू करते हैं आप आज, तो 15 साल के बाद आपको वो बिजली मिलेगी। तो वो एक मतलब है कि फीजिबल आइडिया नहीं है। बाकी सारी चीज़ें जो छोड़ दें, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। इकोनॉमिकली फीजिबल। तीसरी चीज़ जी, जो स्टोरेज की बात करते हैं, अब स्टोरेज पे आ जाएं। कालाबाग डैम की मैं बात करता हूँ, 6 बिलियन से 7 बिलियन 6 मिलियन से 7 मिलियन एकड़ फुट का ये डैम होगा जो इसकी टोटल स्टोरेज होगी। उसके मुकाबले में जो कुदरत ने हमें स्टोरेज बना के दिया है, जो हमारे दरियाओं की रेत के नीचे है, चलते हुए दरिया की रेत के नीचे, जिसको हम टेक्निकली रिवराइन एक्वेफर कहते हैं, उसमें इस वक्त अभी हमारी एक रीसेंट स्टडी हुई है 2 साल पहले जी, उसमें हमने देखा है कि इस रेत के बीच में कम से कम 500 मिलियन एकड़ फुट पानी की स्टोरेज इस वक्त भी मौजूद है, जो कि आपके 1000 दिन की स्टोरेज से ज़्यादा है। तो अगर ये स्टोरेज आपके पास है, तो ऑल यू नीड इज़ कि आपने अपनी पॉपुलेशन को, अपने वाटर यूज़र्स को इस स्टोरेज के साथ कनेक्ट करना है। उसके लिए आपने टेक्नोलॉजी पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो उस टेक्नोलॉजी में आपको बहुत बड़ा लार्ज डैम नहीं बनाना पड़ेगा और आपको 15 साल के बाद उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं, आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोजेक्ट करते हैं, एक कैनाल कमांड लेवल पे प्रोजेक्ट करते हैं, एक म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे वो प्रोजेक्ट करते हैं, एक गांव के लेवल पे वो प्रोजेक्ट करते हैं, उसकी रिजल्ट्स आपको विद इन मंथ्स मिल जाएंगे। ठीक और है। पानी भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब जो इन्वेस्टमेंट आप चाह रहे हैं कि आप उन लार्ज डैम्स पे करें और उस इन्वेस्टमेंट को आप फ्रीज करें अगले 15 साल के लिए, आप ऐसा इकोनॉमिक मॉडल क्यों नहीं लेके आते कि आपका प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो। सर आपका ये पॉइंट आ गया, मैं आपके पास उसमें जो है वो दोबारा आ रहा economic हूँ। losses भी बिल्कुल ना हो। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अगर आप सुन रहे हैं बात डॉक्टर हसन अब्बास साहब की, वो ये फरमा रहे हैं कि डैम अब जो है ना वो इतनी बेनिफिशियल एंटरप्राइज रह नहीं गई किसी कंट्री को, ख़ासतौर पर सैलाबों को डील करने के लिए या इवन बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। आपका अपना टेक इसके ऊपर क्या है, गिवन द फैक्ट कि आज तो वज़ीर आला केपी ने ये कह दिया कि कालाबाग डैम बने तो केपी को इतराज़ नहीं होगा? देखिए, कालाबाग डैम या नीला डैम या हरा डैम, उससे मुझे गर्ज नहीं है। हमारे लिए, मैं आपको बता सकता हूँ डैम की अफादियत क्या है। मैंने अभी डॉक्टर हसन अब्बास साहब की पूरी बात नहीं सुनी, तो आप मेरे से सवाल पूछते जाइएगा, मैं आपको जवाब देता जाऊंगा। ठीक है। लेकिन पहले मैं डैम्स का तज़किरा करना चाहता हूँ। बात यह है साहब कि हमने जब 2 डैम बनाए थे, तो हमारे पास जो स्टोरेज थी वो तकरीबन 17,500 मैफ की थी, मिलियन एकड़ फुट की थी। क्योंकि हमारे ये तमाम डैम्स में जो पानी आता है वो हिमालयन माउंटेन से आता है, उसमें सिल्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हमारी जो इस वक्त स्टोरेज कैपेसिटी है वो तकरीबन 13,500 मिलियन एकड़ फुट रह गई है, बाकी ख़त्म हो गई है। तो नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ 17, माफी चाहता हूँ, आपने 17.5 कहा ना मिलियन। 17.7 मिलियन, नहीं मैंने 1000 कह दिया ना, गलत कह दिया। 17.7 मिलियन एकड़ फीट की हमारी कैपेसिटी थी, जो अब 13.5 मिलियन एकड़ फीट की रह आपने गई है। यही कहा था पहले भी, हमारी जो 17.5 ज़रूरत मिलियन। है, जी जी, नहीं पहले जो आपकी 17,000 ज़रूरत है, कह दिया था, गलत कह दिया था। मैंने मिलियन एकड़ ही लिखा है उसको, जो हमारी फिक्र ना करें ज़रूरत आप। है वो अच्छा, तकरीबन, जी जी जी, जी जी, जो हमारी ज़रूरत है वो 23 से 24 मिलियन एकड़ फुट की है, ये हमारी अच्छा। ज़रूरत है। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमें तकरीबन 9 से 10 मिलियन एकड़ फुट की स्टोरेज और चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टोरेज क्यों चाहिए। देखिए, एक बात तो ये है कि हमारा जो पानी है उसको समंदर में बहना है। अगर वो 8 साढ़े 8 मिलियन एकड़ फुट से कम समंदर में जाए, तो समंदर का जो खारा पानी है वो वापस आ जाता है, और बिलखसूस जो सिंध की जो इलाके हैं जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, उनकी ज़मीन को तबाह कर देता है, उनके पानी को तबाह कर देता है। तो एक तो 8.5 से 8.5 मिलियन एकड़ फुट पानी को समंदर में जाना है हर साल, ये बहुत ज़रूरी है।
दूसरा, हमारी दो फसलें होती हैं, एक रबी और एक खरीफ। ठीक। एक फसल के वक्त तो हमारे पास वाफिर मिकदार में पानी होता है, मगर दूसरी फसल की मर्तबा आप भी टीवी प्रोग्राम करते हैं जिसमें आप दिखाते हैं, देखें दरिया सूख गए, देखें अब खेती बाड़ी मौसम आ गया, अब पानी कहाँ से आएगा। इस वजह से डैम का मकसद सिर्फ करना नहीं होता, डैम का मकसद रेगुलेट करना है, यानी पानी उस वक्त बहाया जाए जब हमारी फसलों को जरूरत है। जब फसल आप उगाते हैं तो बड़ी डेलिकेट होती है, उसकी पनीरी बड़ी डेलिकेट होती है। अगर 10-15 दिन उसको पानी ना मिले उस वक्त, तो वो या तो मर जाता है दाना, और या उसकी पनीरी कमजोर हो जाती है और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अगर वीट हो या कोई और ग्रेन हो, उसका साइज कम हो जाता है। इस वजह से तो वो पानी सिर्फ कंट्रोल रखने स्टोरेज के के लिए। लिए नहीं है, हमें चाहिए ठीक ठीक। पानी स्टोरेज रेगुलेट करने के लिए चाहिए। अभी ये जो सैलाब हमारा गुजरा है, इसमें इस वक्त मैं आपको गुजर रहा है। अंदाजन बता रहा हूँ, मैं जी गुजर रहा है, मैं आपको थोड़े दिन में एग्जैक्टली बताऊंगा कि तकरीबन 13 से 15 16 मंगला और करबेला डैम का पानी इसमें से गुजर चुका है। अगर ये स्टोरेज फैसिलिटीज हमारे पास हो तो हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं, यानी पूरे साल और हर साल सिंध में 8.5 मिलियन एकड़ फुट पानी बह के समंदर में जा सकता है। जब फसलों की जरूरत हो उस वक्त पानी छोड़ा जा सकता है, बाकी वक्तों में रोका जा सकता है। जब सैलाबी कैफियत हो तो डैम्स को भरा जा सकता है। और दूसरी बात, ये डैम्स ही सिर्फ सोल्यूशन नहीं है। अगर आप चाहें तो आप बाकी पूरी दुनिया में देखें तो रिजर्व्ड एरियाज होते हैं। पानी का जोर ही तोड़ना है ना जी। पानी जब ठीक। आता है तो पानी को तो परवाह नहीं है कि उसके रास्ते में पहाड़ खड़ा है या उसके रास्ते में शहर खड़ा है या किसी अमीर आदमी का होटल खड़ा है या कोई बड़ा रिजॉर्ट खड़ा है। पानी तो उसको बर्बाद। मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान में था तो वो हिमालय के पहाड़ तोड़ देता है, जो हमारे ग्लॉफ हैं वहां से बोल्डर, आपका जो स्टूडियो है, आधे स्टूडियो के साइज के पत्थर जो है कंकरों की तरह उड़ते चले आते हैं जब ऊपर से पानी नीचे आता है। तो अगर इसने पूरे मुल्क से बहकर जाना है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखें तो हिमालय की गोद में वो तकरीबन एक वादी की तरह लेटा हुआ है। तो फिर हम मुख्तलिफ जगहों पे उसका जोर तोड़ने के लिए रिजर्व्ड एरियाज बना सकते हैं और फॉरेस्ट बना सकते हैं। उनके लिए ना 8 साल इंतजार करना पड़ेगा, ना उनके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, हमें जोनिंग करनी पड़ेगी, हमें स्टेट को लेकिन सदीक अपनी साहब, रेट आप इन्फोर्स बहुत करनी जगह पड़ेगी। फरमा रहे थे कि जो पाकिस्तान का एलीट कल्चर है उसने भी ये सैलाब की तबाही में बड़ा रोल प्ले किया। वो आप किस बुनियाद पर कह रहे थे, और उसको क्लाइमेट चेंज का अब क्या रोल है इस सारी सैलाबी सूरत हाल में? और आपके ख्याल में अब क्या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये सैलाब आते रहेंगे, यानी हर साल ही हमें देखने पड़ेंगे क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर? तो दो आपने सवाल पूछे, जी मैं जी। दोनों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो वजीर आजम ने हुक्म दिया तो हम लोग तकरीबन 750 किलोमीटर हमने गिलगित बल्तिस्तान में गाड़ी चलाई 3 दिन में, ठीक है। और तकरीबन 30 किलोमीटर के करीब ट्रैक किया। इन तमाम रास्तों में हमें बेशुमार होटल नजर आए, बेशुमार रिजॉर्ट नजर आए। तो जब मैंने देखा तो वो किसी गरीब आदमी का रिजॉर्ट नहीं है, किसी गरीब आदमी का होटल नहीं है। लोगों का तो गिलगित बल्तिस्तान से कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो इस मुल्क के ताकतवर तरीन लोग जो हैं, जो सियासी तौर पे भी कनेक्टेड हैं, जो दौलतमंद भी हैं, जो सिविल सर्विस के अंदर भी कनेक्टेड हैं, उन्होंने पानी के रास्ते में रिजॉर्ट बना रखे हैं। और अगर आप वहां पे जाएं सीजन में तो ये एक रात में 70,000, 80,000, 90, 1-1 लाख रुपया रात का चार्ज करते हैं, क्योंकि ये दरिया के ऊपर बने हुए हैं। जब दरिया के ऊपर से, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हिमालय के बोल्डर्स तोड़ के, हिमालय के पहाड़ तोड़ के जब वो लेक्स नीचे आती हैं, ब्लॉक्स नीचे आते हैं, तो वो बड़े बड़े जो जो बोल्डर हैं, जो चट्टाने हैं, पहाड़ का हिस्सा हैं, वो कंकरों की तरह उड़ते आते हैं। और जब उनके रास्ते में ये होटल आते हैं तो उन्हें भी उड़ा देते हैं, रिजॉर्ट को भी उड़ा देते हैं। लेकिन रिजॉर्ट के अंदर जो गार्डर लगा होता है, आपने भी घर अपने देखे हैं यहाँ पे, जी। उनमें गार्डर भी लगा होता है, लकड़ी भी लगी होती है, कंक्रीट भी लगी होती है। जब वो टूटते हैं तो वो उसी रफ्तार से नीचे आते हैं जिस रफ्तार से पानी आ रहा होता है, और वो तकरीबन मिसाइल बन जाते हैं गरीबों की बस्तियों के लिए। और वो अच्छा। नीचे जाके जब उन बस्तियों के अंदर वो गार्डर और वो कंक्रीट के पीस और वो जो पूरा फर्नीचर है, जब वो आके बस्तियों को लगता है तो बस्तियों को नीस्तो नाबूद कर देता है। तो रियासत का अब ये फर्ज बन गया और वजीर आजम इस मामले में हुक्म दे चुके हैं। बाकायदा पूरी काबीना जो जीबी की थी, जीबी के चीफ मिनिस्टर साहब, गवर्नर साहब की मौजूदगी में
कि 300 दिन के अंदर अंदर ये तमाम नाजायज होटल, पहले तो ये पता किया जाए कि इनको एनओसी दिया किसने, वो किस अफसर के सिग्नेचर हैं जिसने इनको एनओसी दिया है। और बाज तो होटल पता चला कि एनओसी के बगैर भी बना देते हैं लोग वहां पे। तो अब ये इंशाल्लाह इसको हमने वेकअप कॉल के तौर पे लिया है इस सैलाब को, और अगले 300 दिन के अंदर ये तमाम जोनिंग होगी, जो इलीगल बस्तियां बनी। अच्छा, अब मैं आपसे क्लाइमेट जोन का सवाल दोबारा पूछूंगा। एक मिनट अगर आप मेरे साथ रहिए, मैं चाहता हूँ मदन अब्बास साहब को भी बीच में इन्वॉल्व कर लिया जाए डिस्कशन के, फिर मैं क्लाइमेट चेंज का भी आपसे ज़रूर पूछूंगा और डॉक्टर हसन अब्बास साहब की भी राय ज़रूर लेंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि डैम की आजकल आज के ज़माने में ज़रूरत रही नहीं, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि 17.5 मिलियन एकड़ पाकिस्तान रिजर्व कर सकता है इस वक्त डैम्स में, मजहर अब्बास साहब, और भाई रिक्वायरमेंट 23 से 24 मिलियन एकड़ है, तो इस ये रेगुलेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं 17.5 भी नहीं हमारे पास जी, नहीं सर, सॉरी, हमारी आपने ये बताया हमारी कैपेसिटी जो है वो 13.5 रह गई है, और 13.5 रह गई 24 नहीं, मैंने कहा 17.5 के 2 डैम बने थे। अच्छा, 17.5 रह गई है, और हमारी रिक्वायरमेंट 23 से 24 मिलियन एकड़ है, एम आई राइट? जी जी ठीक, 13.5 रह गई है 17 में से, ठीक है, और जरूरत हमें 23-24। अब समझ क्लियर हो गया, ठीक है। मजहर अब्बास साहब, एक तो जो आज स्टेटमेंट आई है ज़रूर उस पर बात कीजिएगा कि आपके मैं जानना चाहता हूँ सिंध का सेंटीमेंट क्या है। नाम को छोड़े, आप काला बाग ना हो, आप कोई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो डैम रख ले, कोई और नाम रख ले, लेकिन डैम के ऊपर क्या प्रॉब्लम है जो सिंध को है? और डैम जैसे कि मुसद्दिक साहब बता रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट है, तो अगर केपी के वज़ीर आला रेडी हो जाए, पंजाब वाले पहले ही तैयार बैठे हुए डैम के लिए, तो सिंध का क्या कंसर्न है सर? शुक्रिया कामरान। पहली चीज़ तो ये कि जो एक्सपीरियंस है वो बड़े प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस ये है कि एक तो वक्त पे कंप्लीट नहीं होते। चीज़ ये है कि चलें बहुत मादी में नहीं जाएं हम, अगर हम 2008 से तो किसी ना किसी हवाले से कंटिन्यूटी है ना जी, उसके बाद क्यों ये सारी चीज़ें जो आज हमें बताई जा रही हैं, इन सारी चीज़ों पे काम क्यों नहीं शुरू हुआ? ये जो आज बताया जा रहा है कि ये जो रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं, वेरी वेल सेड, रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं, तो 2022 में भी सैलाब आया था, तो इसको हाँ 2022 में भी आया था। ये बहुत बड़ा इशू है कि जो हमारे जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उनका तजुर्बा, मैं यहाँ बता दूँ, कराची का कोई एक प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं है जो कंप्लीट होना तो बहुत दूर की बात वक्त पर शुरू भी हुआ हो। अब जो आप डैम बनाएं, आप और कोई तरीका बनाएं, आप प्राइम मिनिस्टर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करें। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मुझे इसलिए हैरानगी होती है कि सब के सब हुकूमतों में रहे हैं, इन सब ने और कुछ नहीं तो कुछ होमवर्क तो किया हुआ होगा ना। सही। आपको ये कोई क्लाइमेट चेंज कोई आज की सूरत हाल तो नहीं है, कम से कम 3-4-5 साल से तो ये अलर्ट आ रहा था दुनिया में, तो हमने उसकी क्या तैयारी की थी? कोई भी गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट के इर्रिस्पेक्टिव के कोई भी गवर्नमेंट को, तो बज़ाहिर ये लगता है कि हम जो अगर आज जिस तरह भी डॉक्टर हसन भी कह रहे थे कि आप आज एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, वो प्रोजेक्ट बज़ाहिर होता है 5 साल का, उसकी कॉस्ट 5 साल के लिए लगाई जाती है, वो बढ़ते जो है वो उससे 4 गुना ज़्यादा हो जाती है, यानी उस 4 गुना में आप और कोई 4 प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। सही। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट की। आज से 10-15 साल पहले का प्रोजेक्ट है, उस वक्त जो कास्ट थी, आप K4 ले लें, जो कॉस्ट उस वक्त थी, तो इसमें कोई अकाउंटेबल क्यों नहीं होता? अब मैं जिस तरह अभी मुसद्दक साहब कह रहे थे, होपफुली अगर 300 दिन में ये पता चल जाए कि जी किस किस के रिजॉर्ट्स थे, किस किस ने बनाए थे, किस किस ने NOC दी थी, फिर उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो ये बेसिकली हमारा जो निचली सतह तक का सिस्टम है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है। ये जाहिर है, ये गवर्नमेंट्स, ये नीचे की सतह पे, ऊपर की सतह पे तो बड़ी पॉलिसीज़ बनती हैं। जैसे अगर कोई डैम आप बनाना भी चाहें, उसमें कितनी जल्दी में आप कंप्लीट करेंगे, कोई डैम कंप्लीट करेंगे, बाकी कंट्रोवर्सी तो छोड़ें। जाहिर है सिंध का एक स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है, ये काला बाग ये नाम से के हवाले से नहीं है, उनकी एक स्ट्रॉन्ग, ये तो आप उनके एक्सपर्ट से पूछे ना, आप सारे एक्सपर्ट बैठे ना। अभी अली अमीन ने भी क्या कहा कि अगर सब लोगों का इत्तेफाक हो जाए, अब हम ये जनरल ज़ियाउल हक के पीरियड से सुन रहे हैं
कि ये सबका नहीं, इस्तेफाक सिंध वालों हो को जाए, ट्रस्ट नहीं है तो पंजाब सबका पे इत्तेफाक पानी तो के हवाले पिछले से, तो वो टेलीमीटर लगा लें, टेलीमीटर से। बस ये है, बस यही आपने जो बात की यही बात है। सारा प्रॉब्लम जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट का प्रॉब्लम है। उस ट्रस्ट डेफिसिट को हम आज तक, हमारे जो लीडर्स रहे हैं वो आज तक उस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म नहीं कर सके। लिहाजा अगर कोई चीज़ कंट्रोवर्शियल है उसको एक साइड पे रखें, जो दूसरी चीज़ें कर सकते हैं वो तो करें। बिल्कुल ठीक है। अब ये दरिया देखिए, दरिया आप रोक नहीं सकते, समंदर को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसके इर्द गिर्द जो आबादियां हैं उनको तो रोक सकते हैं। वो क्यों नहीं रोकी जाती? बिल्कुल ठीक। वो क्यों नहीं खत्म की जाती? बिल्कुल ठीक सर, ये आपका बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिवली चीजें करनी पड़ती बड़ा है। अहम पॉइंट आ गया। मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ। जो सवाल मजहर अब्बास साहब ने उठाया उसका जवाब मुसद्दिक मलिक साहब देंगे कि क्लाइमेट चेंज के लिए फिर आपने इतने से होमवर्क क्या किया। अब वैसे भी शहबाज साहब की तो दूसरा दौर चल रहा है, चले उन्होंने तो नाम किसी गवर्नमेंट का नहीं लिया, मैं तो इनको गवर्नमेंट को काउंट करूँगा जो गवर्नमेंट इस वक्त इन पावर है। तो क्या किया 300 दिन में, आपको पता भी चल जाए तो आप क्या कर लेंगे उन लोगों के खिलाफ? दो बातें। और दूसरा जो हमारे बाहर हैं आबी अमूर के डॉक्टर हसन अब्बास साहब, उन्होंने कहा कि अभी मुसद्दिक मलिक साहब कहने से पहले डैम्स इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाउ वुड ही रिस्पॉन्ड टू मुसद्दिक मलिक साहब जो समझते हैं कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को, फसलों को रेगुलेट करने के लिए, अपनी मर्जी से पानी को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास अभी भी पानी की कमी है, हमें डैम चाहिए। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और मुसद्दिक मलिक साहब से ज़रूर जवाब लेंगे इन चीज़ों को। क्लाइमेट चेंज को इस वक्त वही देख रहे हैं और IMF ने तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स निछावर कर दिए पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के लिए। तो उस सिलसिले में हुकूमत क्या कर रही है, उसमें कोई काम सही भी हो रहा है या पैसे, पाकिस्तान में तो पैसे ही होता है ना, उड़ जाते हैं। तो हम मुसद्दिक साहब से रिस्पेक्ट तो नहीं करते उड़ जाएंगे, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे वो क्या करेंगे इस सिलसिले में एक ब्रेक के बाद। डॉक्टर हसन अब्बास साहब, आप फरमा रहे थे कि डैम्स इतने ज़रूरी नहीं है अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के लिए। मुसद्दिक साहब कह रहे ज़रूरी, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बहस को छोड़ के आप ये बताइए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्लाइमेट के हमारे मिनिस्टर हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए कि सैलाब से कम नुकसान पाकिस्तान को हो, कुदरती आफात से निपटने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी हो। व्हाट वुड यू सजेस्ट टू हिम? देखिए, ये तो मैं पहले तो मुसद्दिक साहब की एक बात से इत्तफाक करूंगा। उन्होंने बहुत ही पढ़े लिखे अंदाज में और बहुत ही आम फहम ज़बान में एक बहुत अच्छी उन्होंने बात की है। उन्होंने एक रिक्वायरमेंट को उजागर किया है जो कि हमारी सर्दियों की रिक्वायरमेंट है, गर्मियों की नहीं है। और वो 23 मिलियन एकड़ फुट उन्होंने बताया कि पानी की हमारी रिक्वायरमेंट है जो रबी की क्रॉप्स हैं उनके लिए। और उन्होंने फरमाया कि डैम्स इसको रेगुलेट करते हैं और उसके लिए हमें ये स्टोरेज चाहिए थ्रू डैम्स। और उन्होंने ये भी फरमाया है कि पहले हमारे पास ये स्टोरेज 17 तक थी, अब वो कम होकर 13 रह गई है। हमने इसमें कम से कम, अब तो इसका मतलब है कि हमने इसमें तकरीबन 10 और ऐड करनी है जी। अब यहाँ तक जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत क्लियर हो गई है जिस तरह से मुसद्दिक साहब ने ये बयान किया है। अब इसका तरीका क्या है? एक ये तरीका है कि हम कम से कम 2 और लार्ज डैम्स बनाएं इसको मेकअप करने के लिए, क्योंकि तकरीबन 5 मिलियन एकड़ फुट का एक डैम होता है। तो हम 2 डैम अगर बना लें तो वो हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास अभी हमने रिसेंट स्टडी की थी और उसको ग्रीन पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया था। उसमें हमने दरियाओं की रेत के नीचे जो पानी पड़ा हुआ है ना, हमने उसकी बड़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस की और उसके लिए वो जो इन्वेस्टिगेशन थी वो हाईली साइंटिफिक थी। हमारे पास लैब्स नहीं थी उनकी मॉडलिंग करने के लिए, तो हमने अमेरिकन लैब्स को उसके बीच में इनकलकेट उससे किया। आप कह रहे हो उससे पानी क्या तो हम यूटिलाइज मतलब स्टोर कर सकते हैं? जी नहीं, उसमें वो स्टोरेज में ऑलरेडी है। हमने ये देखा कि जो आपके दरियाओं के नीचे रेत है ना, जो दरिया चल रहा है, दरिया के पेट के नीचे जो रेत है उसके बीच में तकरीबन 500 मिलियन एकड़ फुट की स्टोरेज है पाकिस्तान में। अच्छा, एक तो आपका ये आ गया, ठीक है, भी इसको कहते हैं। ये पॉइंट आपका आ गया। क्लाइमेट चेंज पे क्विकली आपने कोई मशवरा देना है हुकूमत को? मेरे पास टाइम की किल्लत है जरा। देखिए, अगर आप उस चीज़ को लेके आते हैं ना तो फिर आपको ये बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। क्लाइमेट चेंज पे मैं इतना ही कहूँगा कि आप फ्लोइंग रिवर के मॉडल के ऊपर अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। तमाम ग्रीन क्लाइमेट फंड और ये सारी चीज़ें उसके साथ अलाइंड हैं। फ्लोइंग रिवर से ये होगा कि आपके दरिया खुल जाएंगे, आपके ये एक्वेफर रिचार्ज होंगे, इसके नीचे वाली स्टोरेज और उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, आपका पॉइंट आ गया। आपको 23 मिलियन क्या, मैं चाहता हूं उसको रिस्पॉन्ड करें, 50 मिलियन एकड़ फुट पानी भी दे सकती है। मुसद्दिक साहब, ये अल्टरनेटिव जो उन्होंने बताया फ्लोइंग रिवर वाला और रेत जो नीचे है उसके नीचे जो पानी उसको यूज करने का, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट?
देखें, एक तो मैं इससे बिल्कुल गैर मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का जो जो आपकी मट्टी के नीचे जो असल में जखीरा है पानी का, वो तो जेरे जमीन है, ठीक है। जिसको हम एक्वाफर्स कहते हैं। इन एक्वाफर्स को हम बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कैसे कर रहे हैं? हम इनमें पेस्टिसाइड्स, हम इनमें डाल रहे हैं फर्टिलाइजर्स, हम इनमें बगैर अनट्रीटेड पानी जो है वो डाल रहे हैं। पूरे मुल्क का चाहे किसी ट्रीटमेंट के, चाहे एनिमल वेस्ट हो, चाहे वो ह्यूमन फीकल नहीं तो वेस्ट हो, इसको आप वो यूटिलाइज आपके किस तरह इस करेंगे? पानी के थोड़ा ये अंदर जा रहा है। प्लानिंग की है इस बारे और में? मट्टी, ये मट्टी मट्टी जी ये मट्टी जो फिल्टर के तौर पे इस्तेमाल होती है, वो उस फिल्टर से भी गुजर के एक्वाफर्स को तबाह कर रहे हैं उन जगहों पे जहाँ पे पानी ऊपर आ गया है। और एक दफा एक्वाफर तबाह हो जाए तो उसको रिस्टोर नहीं किया जा ठीक सकता। है। तो मैं इस बात से कंप्लीटली मुत्तफिक हूँ कि एक तरफ तो हमें पानी के बहाव को रेगुलेट करना है, सैलाब को रेगुलेट करना है, आबादियां हटानी हैं, होटल हटाने हैं, जोनिंग करनी है, और दूसरी जानिब जो है हमने अपने एक्वाफर जो है उसको रिचार्ज करना है। इससे तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अब बात यह है कि पुराने जमाने में आपको याद होगा, आप किसी दफ्तर में जाएं तो इंजीनियर्स बैठे होते थे, उन्होंने वो ड्राइंग बोर्ड लगाए होते थे, फुटों से लकीरें खींच रहे होते थे। अब भाई हमारे पास सैटेलाइट है, हमारे पास ड्रोन स्वॉर्म्स हैं, ठीक है। पूरा पूरा एक स्वॉर्म ड्रोन्स का हम भेज सकते हैं। हमारे पास डिजिटल यानी डुप्लीकेट्स हैं। मैं वो कॉम्प्लिकेटेड जबान नहीं इस्तेमाल ठीक है। करना चाहता, मगर फॉर एग्जांपल आप कराची ले लें, लाहौर ले लें, मुल्तान ले लें, या कोई भी आप पहाड़ी इलाका ले लें, तो उसका जो वाटर शेड है, यानी वो सैलाब चाहे फ्लैश फ्लड की शक्ल में आता हो, उसे अब मॉडल किया जा सकता है। तो ये तमाम टेक्नोलॉजीज हम यकजा कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। जो आपको रोज हम बताते हैं कि अगले साल 2 हफ्ते पहले आएगा, 30% ज्यादा शिद्दत होगी, उसकी वजह यह है कि ये काम ऑलरेडी हो रहा है। इसमें अभी इजाफत की जरूरत है, सिर्फ और सैटेलाइट पॉइंट आपका आ इमेजरी गया या जी। एआई की एप्लीकेशंस, मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस की जरूरत है। ठीक। लेकिन ये जब हम डिजिटल रेप्लिकास बना लेंगे शहरों के और पहाड़ी इलाकों के, हमें पानी के बहाव का पता होगा, हमारे पास 300 दिन भी होंगे। तो अगर हमारे पुराने जमाने में जो ड्रेनेज सिस्टम बने थे वो एक और किस्म की बारिश के लिए बने थे और उनमें इजाफत की जरूरत है, तो आप इसको लॉन्च समझें, इस मानसून को अगले मानसून के सर लिए, आपका पॉइंट आ गया और ड्रेनेज सिस्टम को। जी जी। जी। मुज़र साहब लेकिन आपको मैं लगता है आखिरी कि आखिरी जी आखिरी जी बात एक मुसद्दिक करना साहब। चाहता हूँ। आपने पहले देखिए, ये जो सैलाब आया है ये 1955 के बाद चौथी मर्तबा आया है। ठीक तो है। ऐसा नहीं है कि ये सैलाब जो इस वक्त आया हुआ है ये दस्तूर का सैलाब है, यानी हर 2 साल बाद आएगा। ये 1955 से 2025 तक सिर्फ 4 मरतबा इस तरह का सैलाब आया है। ठीक। अब हमने तैयारी, खुदाई आफत या अर्थक्वेक की तैयारी तो मुश्किल पड़ जाती है ना, मगर जो हमारे ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से, टेम्परेचर्स के बढ़ने की वजह से सैलाब हर साल आने हैं, उनके लिए जो जोनिंग की, इस मॉडलिंग की जरूरत है, उसके लिए जिन चीजों मैं रिजर्व्ड एरियाज कह रहा हूँ उनको बनाने की जरूरत है, और अपनी खेती बाड़ी को और वो तो अब समुंदर आपने की बनाने हैं सर, बैकवर्ड अब आप इंग्रेस को गवर्नमेंट है ना, रोकने के लिए बनाने जो की ज़रूरत तो पानी। है। जी इंशाल्लाह। अच्छा जी जी मदर इंशाल्लाह। साहब, आपको इंशाल्लाह। सेटिस्फाइड हुए इनकी परफॉर्मेंस या प्रिपरेशन से? जो जितनी चीज़ें बता रहे हैं मुसद्दिक साहब, कुछ तो मुझे टेक्निकली समझ आ भी रही है और नहीं भी आ रही, लेकिन आप शायद इन बेटर पोजीशन अंडरस्टैंड कर रहे हैं उनकी बात। देखिए कामरान, मैं तो बहुत ज़ाहिर है मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें किसी डैम को बनाने में आपको 10 से 15 साल लगते हैं, तो इस मुल्क का अलमिया ये है कि इस मुल्क की कोई कौमी पॉलिसी नहीं होती। यानी 10 से 15 साल का मतलब ये है कि कोई 4 से 5 हुकूमतें सही अब है। जो भी एक हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत की पॉलिसीज़ को रिजेक्ट कर देती है। जब अब मैं कौमी पॉलिसी के कहता हूँ तो कि कुछ पॉलिसी अक्रॉस द बोर्ड बनाई जाती हैं जो हमारे यहाँ कभी भी नहीं बनी, कि तय किया जाता है कि भाई ये कौमी पॉलिसी होगी, इसमें अपोजिशन का इनपुट भी होगा, हुकूमत का भी होगा, हुकूमत की तब्दीली से ये पॉलिसीज़ तब्दील नहीं होंगी। इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। अब मसला ये है कि वो ब्लेम गेम होता है ना, कि एक प्रोजेक्ट हुआ, अब कल मुसद्दिक मलिक साहब की जगह कोई और क्लाइमेट का मिनिस्टर होगा, वो मुसद्दिक मलिक साहब पे तनकीद कर रहा होगा कि देखें जी इसने हाँ, नेशनल पॉलिसी नहीं है, जो अक्रॉस द बोर्ड, ये सही कह रहे हैं।
तो मदर साहब आप क्लाइमेट चेंज एस्टैब्लिशमेंट को तो नहीं कह रहे वो टेक ओवर कर लें क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी भी, क्योंकि वो तो मुस्तकिल रहते ही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं I'll be the last person to say that। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, कम से कम प्राइम मिनिस्टर और कुछ नहीं करें तो सबको इस तरह की जो भी उनका रोड मैप है वो पार्लियामेंट के सामने रखें, और सिर्फ पार्लियामेंट के सामने रखें, एक कौमी पॉलिसी बनाएं, इत्तेफाक राय बनाएं। और चूंकि इतनी तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं कि आपको इस वक्त सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल, उसमें कोई हैंकी पैंकी ना हो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो तरीके होते हैं उस तरफ जाएं, क्योंकि ये हर साल अगर ये सिलसिला शुरू होना है तो आप उस तबाही के लिए तैयार नहीं हैं। हमने 2020 या 22 के बाद जो सूरत हाल हुई, आप बताएं इस 4-5 सालों में हमारी क्या प्रिपरेशन थी, किस तरह की प्रिपरेशन थी हमारी। चले पंजाब में तो बहुत बड़ा सैलाब आया ना, कराची में तो एक बारिश हुई थी तो कराची बैठ गया। मेरे ख्याल से ये खुदा ना खास्ता जाएगा, यही में आ रहा है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमें जिस तरह की सूरत हाल का अब सामना करना पड़ेगा, मेरा ख्याल है हमारे यहाँ उस तरह की तैयारी नहीं है। हमारे यहाँ उस तरह के अनफॉर्चुनेटली कॉम्पिटेंट लोग भी नज़र नहीं आते। मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, मैं इंजीनियर्स की बात कह रहा हूँ। आपका ये पॉइंट आ गया। सदीक साहब आप बड़े हंसे हैं, ये आप बड़े खुश हुए इस बात पे जो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट्स को भी टेक ओवर कर ले, तो आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे थे कि भाई वो अगली बात मैं नहीं कहता। वैसे आप खुश बड़े हुए मेरी तरह। नहीं, आपकी जर्रा नवाजी, मैं आपकी दिली ख्वाहिशात का आपको पता पुराना, असल में मैं जितना मैं खुश हूँ उतने आप खुश हुए, तो इस जगह पे आपकी मेरी ख्वाहिशात काफ़ी मिलती है। मजर साहब की नहीं मिल रही। ब्रेक लेंगे जी। बड़े अरसे बाद पहला शो हुआ है जिसमें इमरान खान साहब का कोई जिक्र नहीं हुआ, और बात हो रही है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी की, और डिस्कस किया जा रहा था कि किस तरह इसको टैकल किया जाए, क्लाइमेट चेंज और सैलाब के चैलेंज को। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।